Ji, Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahir Ibrahim, Assistant Professor of Medicine. So today we will be discussing a very important topic of rheumatology, that is septic arthritis. Okay, thank you, Fahad. Right. So septic arthritis is basically a disease of joints, right? I think the slide is stuck. Let me, yeah. So it's an inflammation of the synovial membrane with purulent effusion into the joint capsule due to infection. This is the definition that, the structure of our joint. This is a knee joint which is given. Anatomy इसकी आपको बताई हुई है. उसमें ये जो लाइनिंग होती है इसकी इनसाइड वाली पिंक जो नजर आ रही है, दैट इज दी साइनोवियल मेम्ब्रेन, राइट. और फिर इसके अंदर जॉइंट स्पेस है ये, राइट, जॉइंट कैविटी जिसे कहते हैं. उसके अंदर ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये एक जैसे कि आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, इसी तरह का ये एक फ्लूइड जो है वो बनाती है जिसे कि हम साइनोवियम कहते हैं, राइट. सो साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियम कहते हैं. और ये बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और ये बोन्स हैं. So in what happens in the in septic arthritis के जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है उसकी, और वो जो नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड है उसकी जगह पे प्यूरुलेंट फ्लूइड या पस जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं वो बनाना शुरू कर देती है. और ये पस जो है जॉइंट कैप्सूल के अंदर इन्फेक्शन की वजह से होती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस आर्थराइटिस. एडल्ट्स जो कि मोनो आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं उसमें टॉप ऑफ दी जो लाइन जो हमारी कंसिडरेशन होती है दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस. ठीक है. बच्चों में ज़्यादा अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है मोनो आर्थराइटिस, जॉइंट एक इन्वॉल्व हुआ है, तो उसकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं. सॉरी, बट एडल्ट्स में दिस इज टॉप ऑफ लाइन. It should be considered as a medical emergency. Why? Because if there is a pus in the joint cavity, and joint cavity is a very small closed space, so अगर हम इसको urgently treat नहीं करेंगे तो what will happen कि जो joint का cartilage है that would be damaged. ठीक है. और cartilage का आपको पता है कि इसकी जो blood supply है वो बहुत ही poor होती है. ठीक है. इसीलिए इसकी रिपेयर बड़ी मुश्किल होती है, यानी जो बॉडी खुद से रिपेयर करती है. सो जस्ट टू प्रिवेंट दैट वी शुड बी कंसिडरिंग इन्फेक्शियस आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी. सो ये रीज़न इसकी ये है कि अगर 24 to 48 आवर्स तक आपने इसमें एंटीबायोटिक स्टार्ट ना की, सो दैट कैन कॉज सबकॉन्ड्रल बोन लॉस एंड परमानेंट जॉइंट डिसफंक्शन. ठीक है. जो बोन जो होती है ये आपने ये देखें, ये जो आपका जो आर्टिकुलर कार्ट है इसके नीचे जो बोन है उस बोन होता है उसे कहते हैं सब कार्टिलेजनस बोन. सो अगर इसको डैमेज हो जाए एक दफ़ा, सो जो है वो इट इज़ अ परमानेंट डैमेज और जॉइंट की जो फंक्शनिंग है वो फिर इम्पेयर हो जाती है. दैट्स वाई इट शुड बी कंसिडर्ड मेडिकल इमरजेंसी. सेकेंड कॉज क्या है कि इसको हम मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट करते हैं, वो ये है कि ये जो जॉइंट इफ्यूजन है सम टाइम इन द पीपल स्पेशली जिनकी के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस होता है, जैसे कि डायबिटिक्स हैं या जो लोग स्टीरॉइड्स पे हैं या जो एंटी कैंसर थेरेपी पे हैं या किसी वजह से HIV के पेशेंट हैं, सो उनमें इट कैन कॉज फ्रैंक सेप्सिस, राइट, एंड सेप्टिक शॉक कैन अकर इन दीज पेशेंट. और ये सेप्टिक शॉक इट कैन बी फेटल. सो दैट इज द रीज़न के हमें इसको एज ए एमरजेंसी ट्रीट करना चाहिए. ये मैंने आपको बता दिया है कि एनाटॉमी ऑफ द जॉइंट क्या होती है. अच्छा, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनमें ये जो जितने भी ये इस कलर के जॉइंट हैं
पर्पल, दे आर दी बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब है कि एक गोले की तरह की चीज़ होती है और एक जो है वो जैसे प्याले की तरह की चीज़ होती है, वो उसको जो है वो होम करती है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी बॉडी में दो जो है वो हैं, एक शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट, ठीक है। अच्छा, हिंज जॉइंट क्या होते हैं? हिंज जॉइंट और ये बॉल एंड सॉकेट जो है, ये जॉइंट, इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें आपका जो शोल्डर है उसको आप ऊपर भी जा सकते हैं, पीछे भी, इधर भी, उधर भी, ऐसे घुमा भी सकते हैं। इसी तरह जॉइंट, जो हिप जॉइंट है उसको भी। लेकिन जो हिंज जॉइंट्स हैं वो सिर्फ दो यानी कि डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बस, दैट इज ऑल। सो ये जो हिंज जॉइंट है इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है एल्बो जॉइंट है, इसी तरह नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट। ये तीन जॉइंट जो है इन्हें हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। पिवट जो होती है वो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पिवट जॉइंट जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट आपके जो हैं वो जो आपके हिंज जॉइंट है उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी मूवमेंट एक्स्ट्रा भी होती है। मतलब रिस्ट जॉइंट जो है इसमें आप देखें फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, एबडक्शन भी है, एडक्शन भी है और सरकमडक्शन भी है, ठीक है ना। सो ये पिवट जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स वो हैं जिसमें कि सिंपल आपकी लिमिटेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल होती है, और इसकी एग्जांपल है आपके इंटरकार्पल या इंटरटॉर्सल और सब टॉर्सल। ये तीन जॉइंट्स जो हैं ये आपके ग्लाइडिंग जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह कंडाइलर जॉइंट जो हैं वो, कंडाइलर फोसा होता है, उसके अंदर जो है वो एक आपका जो दूसरी बोन है उसका एक पार्ट आके लगता है, उसमें जो आपका एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है दैट इज कंडाइलर जॉइंट। इसी तरह रेडियो अल्नर जॉइंट जो है ये भी कंडाइलर जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसी तरह जो सेडल जॉइंट्स हैं, सेडल जॉइंट्स जो हैं आपकी बेस ऑफ द थंब का जो जॉइंट है दैट इज दी सेडल जॉइंट। सेडल का मतलब ये है कि इसका जो एक सरफेस है वो सेडल की तरह की होता है, जैसे घोड़े की जिसका सेडल होती है जिसपे आप राइडिंग करते हैं, और दूसरा पार्ट उसके अंदर आके लगता है। सो दीज आर द मेजर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। अब बैक्टीरियल आर्थराइटिस भी कहते हैं इसको हम, बिकॉज कॉमनेस्ट एंड प्रॉब्ली दी ओनली कॉज इज बैक्टीरिया। सो वो एडल्ट जिसमें कि सिंगल जॉइंट फ्लेम होता है और उसमें उनमें 8 to 27% इसका इंसिडेंस है, ठीक है जी। सो इसका जो प्रेवलेंस है आर्थराइटिस का, बैक्टीरियल आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस का, दैट इज 8 to 20 इन दी एडल्ट्स। और ये ऑल एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप सेप्टिक आर्थराइटिस। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज जो इनकी इम्यूनिटी है वो कम होती है, ठीक है ना। और 50% जो है वो 3 साल के से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल का इक्वल इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। अब नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट, बट एनी जॉइंट विच वी हैव लेबल्ड और जो हमने आपको बताया उनमें से कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट नी जॉइंट की होती है। अब इन्फेंट्स में जो है वो सबसे कॉमन जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है दैट इज योर हिप जॉइंट, ठीक है। इसी तरह चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में जो है वो नी जॉइंट इज दी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स, ठीक। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनमें नी के अलावा आपके जितने भी लार्ज जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया और एल्बो जॉइंट्स हो गया, ठीक है, और एंकल जॉइंट हो गया, सो दीज कैन बी इन्वॉल्व, ठीक है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? राइट, द इन्फेक्शन, here you can see कि this is the comparison of two knee joints। ये एक नॉर्मल नी है, जबकि ये एक वो नी है जो कि इन्फ्लेम हुआ हुआ है। इसमें आप देखेंगे इसकी सोजिश भी हुई है, स्वेल हुआ हुआ है, रेड है, और ये इन्फ्लेमेशन के जितने भी साइंस, ट्यूमर, रूबोर और वो सारे जो होते हैं वो इसमें मौजूद है, ठीक है। So anywhere infection in the body can get settled into the
into your knee joint, into your joint affected, and that can cause septic arthritis. For example, किसी बंदे को अगर focus of infection है lungs में, bronchiectasis वाले patient है, so they can definitely they can develop this septic arthritis. ठीक है. इसी तरह अगर किसी जगह पर कोई ट्रॉमा है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या नी जॉइंट जो है उसके ऊपर कोई वूंड बन गया, अब ये जो वूंड है, ओपन वूंड जिसे हम कहते हैं, वो वूंड कैन लेट द बैक्टीरिया इन एंड that can cause the infection going into the joint. इसी तरह ट्रॉमा है, सर्जरी है, अनस्टेराइल इंजेक्शन है, बस दफ़ा आप नी को या दूसरे किसी जॉइंट को इफ्यूजन उससे करते हैं या उसके अंदर इफ्यूजन ड्रेन करते हैं या उसके अंदर आपने कोई इंजेक्शन देना होता है, इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉइड्स हम देते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट है उनको. सो अगर आपकी स्टरलाइजेशन टेक्निक प्रॉपर नहीं है, सो यू कैन इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन into the joint, right? So commonest cause is bacteria, but it can be caused by the virus or fungi, rarely, right? But the commonest is bacterial infection. अब ये देखें, ये वो हैं रूट्स ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, कि ये दिस इज एन आर्टरी गोइंग, सो हेमेटोजेनस स्प्रेड भी हो सकती है. ठीक है, इसी तरह अगर कोई इर्द गिर्द कोई स्ट्रक्चर जो है, वो मसल जो है उसमें कोई इन्फेक्शन है, मायोसाइटिस है या कोई वहाँ पर वूंड है, तो दैट कैन आल्सो गो. इसी तरह अगर बोन की इन्फेक्शन है, ये बोन है, सो ऑस्टियोमाइलिटिस अगर है, सो दैट कैन आल्सो इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन इनटू द साइनोवियल and that can cause septic arthritis. ठीक है, इसी तरह ये ट्रॉमा है कि ये जो पूरा जो सरफेस है, स्किन, मसल्स और ये सारा ब्रेक डाउन हो गया, सो यहाँ से बैक्टीरिया कैन डायरेक्टली कम इनटू योर साइनोवियल कैविटी. इसी तरह आप हाइड्रोजेनिक जिसे हम कहते हैं कि इंजेक्शन, आपने कोई इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन दिया है या आपने कोई एस्पिरेशन की है और आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, सो दीज आर दी कॉमन रूट्स ऑफ इन्फेक्शन इनटू योर जॉइंट्स. ठीक है, और कब होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि एजिंग जो है या डायबिटिक्स जो हैं, या इसी तरह ऐसे लोग जिनमें के जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, सो दे आर मोर एट द रिस्क ऑफ ट्रॉमा. अब आपने इन पेशेंट्स को एम्पिरिकली ट्रीट करना होता है. हमने कहा है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि कौन से मरीज में कौन सा जरासीम गया है. ठीक है, सो इसीलिए ये एक चार्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपने जो इनिशियल एम्पिरिकल ट्रीटमेंट दे रही, एम्पिरिकल से मुराद होता है कि आपके पास अभी कोई बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं है, बट आपने इनको ट्रीट करना है. यू हैव टू गिव सम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट. सो ये एक चार्ट है जो बताएगा कि जो एज ग्रुप है उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया है, राइट? सो न्यूनेट्स जो हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज जो है, या ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कि इनमें सेप्टिक आर्थराइटिस काज करते हैं. इसीलिए जब हम मेडिसिन देंगे, एम्पिरिकली इंजेक्शंस देंगे, सो हम कंसिडर करेंगे कि वो मेडिसिन या वो इंजेक्शन या वो एंटीबायोटिक इस स्पेक्ट्रम को जरूर कवर करे, राइट? सेकेंडली, इन्फेंट्स जो हैं उनमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा. सो ये दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्फेंट्स में विच कॉजेज द सेप्टिक आर्थराइटिस, राइट? नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन. जो बच्चे हैं उनमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस और साल्मोनेला, राइट? Salmonella is a gram-negative rod. So what you consider in these patient are these two bacteria, और आप इसकी जो drugs हैं वो इसके मुताबिक देते हैं. Adolescent people जो कि which are in their teens, right? जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें again Staphylococcus aureus और Neisseria gonorrhoeae, right? Because ये gonorrhea जो है
ये इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये हमारे यहाँ पर तो इतना कॉमन नहीं है, बट इन द वेस्ट बिकॉज दे हैव दैट एक्स्ट्रा मैरिटल या रादर बिफोर मैरिटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सो उनमें जो है वो गनोरिया का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस एज ग्रुप में ये जो नसीरिया गनोरी है, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म विच शुड बी कंसिडर्ड। और इन पेशेंट्स में गनोरिया के सिम्टम्स भी होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, एंड अगेन दैट वुड कॉज दी दैट वुड कॉज सेप्टिक आर्थराइटिस। अब एडल्ट्स में जो ज़्यादा कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बिकॉज ट्रॉमा की वजह से होता है और फ्रैक्चर्स हैं, सो दैट कैन इंट्रोड्यूस स्टेफिलोकोकस इनटू द जॉइंट। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस जो है इज अनदर ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज द septic arthritis. Then last in the group is gram negative organisms, right? So these are, अच्छा, अब IV drug abuser is a special category, जो कि वो लोग जो कि अपना IV drug abuse करते हैं and they share their syringes, so उन patients में Pseudomonas and atypical organism, they should be suspected. Okay. Now the age more than 80, अगर किसी को existing joint problems हैं, joint diseases हैं, such as osteoarthritis, gout, rheumatoid, or lupus, so their joints are already damaged or at the verge of being damaged. So if they develop a mild sort of bacteremia, they can have septic arthritis, right? इसी तरह अगर किसी का आर्टिफिशियल जॉइंट है, कुछ लोगों की जो नी जॉइंट्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, सो ये लोग भी ज़्यादा एट द रिस्क ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस होते हैं। इसी तरह प्रीवियस जॉइंट कोई सर्जरी या जॉइंट इंजरी हुई भी है, सो ये पेशेंट्स भी ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। अच्छा, कुछ मेडिकेशंस हैं, राइट, जो कि लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, एंड दैट इंक्रीज देयर रिस्क फॉर सेप्टिक आर्थराइटिस। और उसमें वो ड्रग्स जो कि उनके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, और दीज ड्रग्स फॉर एग्जांपल आप इनको स्टीरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देते हैं, आप इनको एज़ाथायोप्रीन देते हैं, मीथोट्रेक्सेट देते हैं, so these are the drugs which can affect the immune system and they can cause septic arthritis. अगर किसी की स्किन जो है वो इजीली ब्रेकेबल है, यानी कि स्किन सेंसिटिव है, और उसमें फिर जब स्किन, आपको पता है, एक बैरियर है फॉर इन्फेक्शन, सो वो लोग जिनमें के स्किन कंडीशंस जैसे कि सोरेसिस है, सोराइस एक्जिमा है, जिससे कि स्किन की जो अपर लेयर है वो डैमेज होती है, तो बैक्टीरिया जो के नॉर्मली रिजाइड करते हैं हमारी बॉडी में, हमारे स्किन के ऊपर, दे हैव अ चांस ऑफ गोइंग इनटू द जॉइंट एंड कैन कॉज सेप्टिक आर्थराइटिस। इसी तरह जो ड्रग इंजेक्टर्स होते हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लेने की आदत होती है, दे आर ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ये हमने फिर वीक इम्यून सिस्टम की बात की है, कि वो लोग जो कि डायबिटिक्स हैं या क्रॉनिक रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, और इसी तरह जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स या इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाली ड्रग्स ले रहे होते हैं, HIV एड्स के पेशेंट जो हैं। So then last of all is a category people who are alcoholic or who have got IV drug abuse, drug user. IVDU means intravenous drug users, right? So I would call them intravenous drug abusers, like ये जो addicts वगैरह होते हैं, या फिर वो लोग जिनको कि repeatedly बहुत ज़्यादा IV injections की ज़रूरत होती है, so they are at the risk of developing. So combination of the risk जो है वो is a major problem rather than a single risk factor, ठीक, कि अगर कोई बंदा डायबिटिक भी है, उसको एक्जिमा भी है, ठीक है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, सो उसका रिस्क जो है मैनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई हो जाता है फॉर डेवलपिंग दैट रूमेटॉइड प्रॉब्लम।
सेप्टिक आर्थराइटिस। नाउ द रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जो कंटीजियस स्प्रेड या जैसे आप स्किन के थ्रू जो होती है उसमें स्किन इन्फेक्शंस हैं या क्यूटेनियस अल्सर्स हैं, सो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं, ठीक है, कंटीजियस स्प्रेड। हेमेटोजेनस इसी तरह डायरेक्ट इनोकुलेशन जो है, सो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स, जॉइंट सर्जरी। तो डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें हेमेटोजेनस स्प्रेड के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बॉडी में किसी और जगह पर कोई फोकस ऑफ इन्फेक्शन है और वो जो पेशेंट्स हैं उनमें डेवलप हो गया सेप्टिक आर्थराइटिस, सो दैट इज़ दी हेमेटोजेनस स्प्रेड। इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है, HIV है, एड्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, IV ड्रग एब्यूजर्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी का जिक्र किया है, गोनोकोकल आर्थराइटिस, इसमें ज़्यादा। सो जो पीपल हु आर सेक्सुअली एक्टिव, जो मेन एंड वीमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज जो होते हैं, वो दे आर मोर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेप्टिक आर्थराइटिस। इस तरह एज अगर 80 से ऊपर है, सो दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर। नाउ व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? तीन चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं: हेमेटोजेनस स्प्रेड थ्रू द ब्लड, डायरेक्ट इनोकुलेशन, सिरिंज, एक्सटेंशन फ्रॉम द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोमाइलाइटिस है किसी को, या अगर किसी को सेलुलाइटिस हुआ है, सो जो जॉइंट के एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो दैट कैन ट्रैवल इनटू द जॉइंट, राइट। सो पैथोफिजियोलॉजी, हेमेटोजेनस स्प्रेड कैसे होती है? मोस्ट कॉमनली अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दैट कैन कॉज दी बैक्टीरिया, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्रोंकिक्टेसिस की। सो ब्रोंकिक्टेसिस में देयर इज अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन, पस जो है वो मौजूद रहती है ऑलमोस्ट हर टाइम ही लंग्स के अंदर। इसी तरह जिसे हम क्रॉनिक सुपुरेटिव कंडीशंस कहते हैं, इसी तरह किसी को कोई लंग एब्सेस है या कोई लिवर एब्सेस है या दे हैव फोकस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। सो दीज आर दी कंडीशन जहाँ पर ऑल द टाइम बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, सही है। सो दैट कैन कॉज दी हेमेटोजेनस स्प्रेड, और उसमें जो है वो सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकते हैं। डायरेक्ट इनोकुलेशन, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास, रोड ट्रैफिक इंजरीज हैं, कोई स्टैब वूंड है इसके इर्द गिर्द, या इसी तरह डायग्नोस्टिक या सर्जिकल प्रोसीजर्स जिसका मैंने जिक्र किया, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस हैं, दे कैन कॉज डायरेक्ट इनोकुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। सो एडजेसेंट बोन्स का हमने फिर जिक्र किया है कि अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस है और ये जो है वो ब्रेक थ्रू द पेरियोस्टियम इनटू द जॉइंट, सो दीज आर दी थ्री पैथोफिजियोलॉजिकल फीचर्स। अब ये एक एग्जांपल शो की हुई है बिकॉज हमने कहा था नी जॉइंट जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड। इसी तरह नी जॉइंट में ये फीमर है, ये टिबिया है, ये फिबुला है, ये आपकी मेनिस्काई हैं, ये आपके लेटरल कोलैटरल, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और आर्टिकुलर कार्टिलेज और इंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं। सो ये जॉइंट का एक स्ट्रक्चर है जो आपको बता रहा है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये आप देखें यहाँ से एक इन्होंने थोड़ा सा इसका पार्ट जो है उसको एनलार्ज किया हुआ है। सो हेयर यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बैक्टीरिया भी नज़र आएंगे और WBC पेस्ट सेल्स भी नज़र आएंगे, राइट। सो दीज आर दी दिस इज दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। अब ये देख लें कि यहाँ पर जब भी कभी इन्फेक्शन होती है तो आपके ये कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है। ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की एग्जांपल दी हुई है कि जब ये जॉइंट में एंटर होगा तो क्या क्या होगा, उसमें टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, एडेसिन जो है वो बनता है। फिर इसी तरह सेल वॉल प्रोटीन जो है वो डैमेज होती हैं, T सेल्स, मैक्रोफेजेस, B cells. So they all produces the inflammatory reagents like interleukin 1, 4, 10, tumor necrosis factor alpha. So all these the
pro-inflammatory secretions, they are there, and that these all can affect the joint, right? Now what are the clinical features? ये मैंने आपको बताया कि ये आपको सबसे पहले सिम्टम्स में फीवर हो गया बंदे को, जॉइंट में पेन है बहुत ज़्यादा, रेडनेस है जॉइंट की स्वेलिंग है, सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर. बच्चों में दे आर मोर इरिटेबल, राइट? बच्चे दे कैन नॉट कंप्लेन ऑफ द पेन, बट सो दे आर मोर इरिटेबल, वार्म होते हैं, टेंडरनेस होती है, उनकी जो ओवरलाइंग जो स्किन है या इवन जॉइंट अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज है तो उसमें फिर जॉइंट भी आपको नज़र आएगा सूजा हुआ. अदरवाइज फिर टैकीकार्डिया होता है इनमें, और दे गो ऑफ फीड, यानी बच्चा जो है वो फीड लेना बंद कर देता है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन बच्चों में. when they go off feed, so you must consider the possibility of any grave thing such as any infection, right? अब ये अगर आप देखें तो ये बच्चा जो है ये इसकी ये वाली टांग जो है ये तो मूव कर रहा है, वो फ्लेक्स की हुई है इसने, बट ये वाली टांग इसने सीधी रखी हुई है. दैट मीन्स कि देयर इज लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी, राइट? सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि इंडिकेट करती है कि शायद बच्चे में इन्फेक्शन तो नहीं, सेप्टिक आर्थराइटिस तो नहीं है इसको. इसी तरह जो है बच्चे जो टॉडलर्स होते हैं जो चलते हैं, उनमें क्या होता है कि दे स्टार्ट लिम्पिंग, कि उनका जो एक पाँव है वो वजन नहीं बर्दाश्त, कांट टेक द वेट द अफेक्टेड लेग, सो ये दे स्टार्ट लिम्पिंग, और उनकी इसकी वजह से फीवर मोर देन 101. इस तरह जब आप इनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सो उनमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और ESR, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि now which differential diagnosis you should consider in the people who have got septic arthritis. Septic arthritis में और क्या-क्या चीज़ें आपको consider करनी चाहिए? Top of the list is acute osteomyelitis. So अगर क्योंकि joint जो है उसके अंदर bone भी होती है, right? So अगर joint की जो bone है उसमें infection है और so वो भी almost वैसे ही present करेगी. For example, knee joint में हम septic arthritis अगर है, so we will also consider the osteomyelitis of the lower end of tibia or of the femur and upper end of tibia, right? So अगर वहाँ पर osteomyelitis है, so that can mimic the septic arthritis. ठीक है. इसी तरह ट्रॉमा है किसी को, अगर जॉइंट जो है वो उसका लाइक के ट्रॉमा हुआ है, so that can also cause the fracture similar to septic arthritis. ठीक है. हेमोफिलिक ब्लीड, जो पेशेंट हेमोफिलिक होते हैं, हेमोफिलिक आपको पता है कि these people have got factor 8 deficiency, और इस factor 8 deficiency की वजह से they would develop spontaneous bleed into their joints. So इस वजह से भी इनके जो joints हैं they can get inflamed, और वी कैन कंसिडर कि जी इसको सेप्टिक आर्थराइटिस है, लेकिन एक्चुअली उनमें हीमोफिलिक ब्लीड होती है. फिर रूमेटिक फीवर, ये जो एडोलेसेंट्स होते हैं इनमें एक डिजीज़ है जिसमें कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होती है, और फिर दे कैन हैव जॉइंट स्वेलिंग, लेकिन ये यूजुअली मोनो आर्टिकुलर नहीं होता, इट इज़ ऑलिगो आर्टिकुलर, राइट? फिर जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो यंग एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होता है, या सिकल सेल डिजीज. तो सिकल सेल डिजीज में बोन सुई सडन बोन पेन्स होती हैं, सो दैट इज अनदर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. गॉशर्स डिजीज जो है इससे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, इनमें भी दे कैन डेवलप दिस प्रॉब्लम. गाउट एंड सूडो गाउट, ये मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था. So ये पेशेंट जो हैं they can also have this problem. Sorry, this right.
अच्छा, अब आपने व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? आपने डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट जो है उसको जो है वो सस्पेक्ट किया क्लिनिकली कि पेशेंट को सेप्टिक आर्थराइटिस है। अब आपने करना क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसका, हमने जैसे कहा था कि इमरजेंसी है, हमने ट्रीट करना है, लेकिन उससे पहले हमने ब्लड कल्चर और साइनोवल फ्लूइड इनके सैंपल सेव कर लेने हैं फॉर कल्चर एंड सेंसिटिव। ओके, सो आप लोगों को आवाज़ आ रही है? बीच में ये गायब तो नहीं हो गया था जी? कैन एनीबॉडी टेल मी कि हेलो, कैन एनी स्टूडेंट टेल मी कि ये आपको आवाज़ आ रही है? एक्सक्यूज मी यार। ओके यार, ये स्क्रीन गायब हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो दोबारा से जूम रिस्टार्ट हुआ है। बच्चों से मैंने पूछा वैसे कि आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर आ रही है आवाज़। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू आयशा, आयशा एंड अफीरा शाहिद, थैंक यू। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज कि हमने साइनोवियल एंड ब्लड फ्लूइड जो है उसके सैंपल्स लेके कल्चर सेंसिटिविटी भिजवा देने। अब हमने एम्पेरिकल एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन ग्राम स्टेन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सैंपल्स हैं इनको लेके और हम उनका कल्चर तो खैर टाइम से देर से आता है, लेकिन हम उसका ग्राम स्टेन कर लेते हैं। ग्राम स्टेन आपको फ़ौरन से रिजल्ट दे देता है। उसमें फिर आपको ग्राम स्टेन की बेस पे पता चल जाता है कि पेशेंट जो है उसको कौन सी इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रॉड्स हैं या कोकाई हैं। सो उसकी बेस पे फिर हम एम्पेरिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हमने कहा था कि ये जो सेप्टिक आर्थराइटिस है इसमें जो है वो दिस इज द पस इन द जॉइंट कैविटी, राइट। सो जहाँ पर भी पस होती है वो जब तक हम उसको ड्रेन नहीं करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होती खुद से, ठीक है। और जॉइंट वो स्पेस, और अगर वो उसको हम ड्रेन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो पस ऑर्गेनाइज हो जाएगी, वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगा, और जॉइंट की जो मूवमेंट है उसके लिए फाइब्रोसिस इज़ अ नाइटमेयर, ठीक है। सो इसलिए आपने फाइब्रोसिस नहीं होने देना। इसीलिए आप जॉइंट का जो ड्रेनेज है, यानी कि जो पुरुलेंट फ्लूइड है, जितना आप ड्रेन कर सकते हैं बाय टेकिंग ऑल दी एसेप्टिक मयर्स, और आपको एसेप्टिक मयर्स लेके और जॉइंट को ड्रेन करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने एम्पेरिकली एंटीबायोटिक शुरू कर दी डिपेंडिंग अपॉन द ग्राम स्टेन, और जैसे ही आपके पास कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट्स आ जाती हैं 3 to 4 डेज में इनिशियल आपको ग्रोथ मिल जाती है। सो आप अपने जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू दी रिजल्ट्स ऑफ द culture and sensitivity, you can change the antibiotic regimen according to the report, right? अच्छा, अब आपने इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पेशेंट का जो है ब्लड कंप्लीट पिक्चर करवाते हैं। उसमें आपको क्या मिलता है, हमने बताया था कि ये कॉमनेस्ट कॉज आर बैक्टीरिया, तो इसीलिए आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो मिलेगा, और ये मोर देन 12, नॉर्मल 4 to 11 होता है, 10 raised to power 9 पर क्यूबिक मिलीमीटर।
बट आपका TLC काउंट जो है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो 12 से ज़्यादा होगा। इसी तरह जब आप इनका डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट करेंगे तो उसमें न्यूट्रोफिल्स जो हैं, जिसको कि हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, न्यूट्रोफिल की जो काउंट है वो 70% से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आप ब्लड कंप्लीट पिक्चर में देते हैं। इसी तरह सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आप क्वांटिटेटिव करवाते हैं और उसमें आप देखते हैं कि अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन रेज्ड है, so they give an evidence and ESR is raised, so that is an indirect evidence of active inflammation या infection. ब्लड कल्चर जो है, आप पेशेंट का ब्लड कल्चर भिजवाते हैं और उसमें जो आपके सस्पेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं, they would be confirmed once you give the blood culture report, ठीक है। अब इमेजिंग टेक्निक्स जो कि हेल्प करती हैं ऑस्टियो सेप्टिक आर्थराइटिस में, बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी दूसरी जो डिफरेंशियल्स हैं, जैसे हमने बात की थी ट्रॉमा की या ऑस्टियोमालाइटिस की, सो इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए आपने एक्सरे करवाना होता है। सो अर्ली स्टेज में एक्सरे जो है बिल्कुल नॉर्मल आपको नज़र आता है, एक्सेप्ट के जॉइंट स्पेस जो है वो वाइडन अप हो जाती है, राइट। जॉइंट स्पेस क्यों वाइडन अप होती है? क्योंकि वो नॉर्मल जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी एक खास अमाउंट होती है जो कि मिनिमम होती है ताकि फ्रिक्शन ना हो जॉइंट जब मूव करे तो, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अमाउंट और इसी तरह पस बन जाती है तो वो फिर जॉइंट स्पेस को बढ़ा देती है, राइट। अल्ट्रासाउंड जो है वो एक बहुत हेल्पफुल टेक्निक है अर्ली स्टेज में, जिसमें कि आपको पस या जो साइनोवियल इन्फेक्शन है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट स्टेजेस जो हैं, अगर आप उसको ट्रीट प्रॉपरली नहीं कर सके हैं और पेशेंट जो है वो क्रॉनिक या लेट स्टेज में चला गया है, तो उसमें फिर नैरोइंग एंड इरेगुलरिटी ऑफ द जॉइंट स्पेस, हमने बात की थी कि अगर आप ट्रीट नहीं करते तो जो पस है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो जॉइंट स्पेस जो है वो इरेगुलर आपको नज़र आएगी, राइट। So you may have osteomyelitic changes of the adjacent bone. अच्छा, अब ये एक टू वे प्रोसेस है, यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, और सेप्टिक आर्थराइटिस अगर ये if it remains untreated that can cause osteomyelitis, ठीक। MRI और न्यूक्लियर इमेजिंग जो हैं दे आर हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग आर्थराइटिस इन obscure sites such as sacroiliac and sternoclavicular joint. सो अगर कोई डीप ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर कि आपको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल नहीं होगा, सो वहाँ पर आपको MRI हेल्प करती है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। ये आप देख लें कि ये जो एक्सरे में आपको जो फाइंडिंग्स नज़र आती हैं उसमें ये होगा कि ये आपका नॉर्मल जॉइंट है और ये वो जॉइंट है जो कि which is the joint which is inflamed or which has gone into the chronic या subacute stage, ट्रीटमेंट जिसका नहीं हुआ। ये आप देखें आर्टिकुलर कार्टिलेज ये नॉर्मल है और यहाँ पर ये टूटा फूटा हुआ है कार्टिलेज, ब्लू कलर का जो है, ठीक है ना। सो दिस इज लॉस ऑफ कार्टिलेज। इसी तरह बोन जो है वो ये उसकी सरफेस बिल्कुल रेगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डैमेज हो गया बोन को और ये इसकी नोकें बन गई, जिसे कि हम बोनी स्पर्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जॉइंट स्पेस जो है ये आप देखें कि इतनी रह गई है, नॉर्मली इतनी स्पेस थी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ये एक्सरे में आपको ये ज़्यादा डिटेल में नज़र आ रही हैं कि ये एक नॉर्मल जॉइंट है, ये फीमर है, ये टिबिया है, ये फेबुला है। अब ये देखें कि ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि ये इतनी जॉइंट स्पेस है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको सारा नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी जॉइंट स्पेस। सो नॉर्मल जॉइंट है, जबकि ये वो जॉइंट है जिसके अंदर जो है वो जिसको एक्यूट से सब एक्यूट स्टेज में चला गया है और वहाँ पर जो जॉइंट स्पेस है
वो आप देखेंगे रिड्यूस हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह ये आपको यहाँ पर बोनी स्पर्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि आपको आगे भी नज़र आएंगे, ठीक है। ये एक्यूट स्टेज है जिसमें कि आपको ये देखें, ये जो ये एक बच्चे का बेसिकली है जॉइंट, और इसमें अगर आप देखें तो ये जो जॉइंट स्पेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, वाइडेंड जॉइंट स्पेसेस है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Okay, so this is how the widened joint space looks like. अच्छा, ये जो लेटर स्टेजेस में है, मैंने बताया था कि जो लेट स्टेज है उसमें ये आपका हिप जॉइंट है जिसका बताया हुआ है, ये नॉर्मली इसकी इतनी स्पेस होती है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी जॉइंट स्पेस नॉर्मली इतनी है। जबकि इसमें क्या हुआ कि ये आप देखें कि जॉइंट स्पेस जो है बहुत रिड्यूस रह गई है, और क्योंकि कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो गया है। कार्टिलेज आप ऐसे समझेंगे जैसे एक आप सैंडविच बनाते हैं, ऊपर भी ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है, बीच में आप पैटी रखते हैं, ठीक है। सो वो पैटी को आप समझें कि वो जो है वो कार्टिलेज है। सो अगर पैटी जो है उसकी थिकनेस इतनी है तो आपकी जॉइंट स्पेस इतनी होगी, लेकिन जब वो कार्टिलेज डैमेज होता जाता है तो क्या होता है कि वो जॉइंट की स्पेस रिड्यूस होती जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह ही ये जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो आपको नजर आ रही है, ठीक है। और ये आप देखें तो बोनी स्पर्स भी हैं। स्पर कहते हैं एक नोक, ठीक है। तो ये जॉइंट के जो बोन्स हैं उसमें से नोकें से निकल जाती हैं, निकली भी होती हैं, राइट। अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड जो हमने बात की थी कि अल्ट्रासाउंड कैसे हेल्प करता है। सो अल्ट्रासाउंड में आप ये देखें कि ये एक जो है हिप जॉइंट है, और इसका अल्ट्रासाउंड अगर आपने किया है सो ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है, जबकि ये एक एबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड है। सो इस पेशेंट को लेफ्ट साइड का जॉइंट सॉल्व हुआ हुआ है, राइट साइड का ये है। अब इसमें ये देखें कि ये जो यहाँ से ऊपर से शूट करते हैं स्किन, क्या ये मसल्स हैं, यहाँ ये ओके। सो ये जो है ये फीमर, और ये जो है वो आइलेग बोन है, ठीक है। सो जो फीमर का अपर एंड और आइलेग बोन, ये एक थोड़ी सी इतनी सी जॉइंट स्पेस आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये दिस इज द हेड ऑफ द फीमर, ये भी हेड ऑफ द फीमर है। इधर अगर आप देखेंगे तो जॉइंट स्पेस बहुत बड़ा जी जी। सो ये जॉइंट डिफ्यूजन और इंक्रीज साइज जो है वो है, और कॉन्वेक्स शेप है इसकी। ये देखें, ये कॉन्वेक्स है, जबकि ये नॉर्मल फ्लैट सी इसकी वो है, ठीक है। सो ये फाइंडिंग्स जो हैं आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलेंगे। अच्छा, ये अब आप देखेंगे, आप पेशेंट को जो उसका जो नी है उसमें से एस्पिरेशन कैसे करनी है, ये आप देखें। पेशेंट की ये पोजीशन है,
और इसमें ये जॉइंट है, नी जॉइंट स्वोलन है। ये ग्लव, पहले इसको अच्छी तरह स्टरलाइज करते हैं, आयोडीन से वॉश करते हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं डॉक्टर ने, ठीक है। इसी तरह स्टरलाइज सिरिंज है। और ये आप देखें, ये पटेला है, तो पटेला जो है ये इसके पीछे से ये नीडल डालनी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज हाउ कि आपका जो नी है इसकी ये पोजीशन होनी चाहिए, सेमी फ्लेक्स्ड होना चाहिए, और उसमें आपने ये पटेला है, तो आपने जो अपनी नीडल है वो पटेला की नीचे से, यानी कि साइड से आप ये जॉइंट कैविटी को पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। और जो है वो आप इसको एस्पिरेट करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर टाइम बचा तो मैं आई शो यू अ वीडियो दैट हाउ टू एस्पिरेट दी नी जॉइंट, ठीक है। ओके, अब आपने फ्लूइड निकाल लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल है, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेटरी है, सेप्टिक या पुरुलेंट है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि सेप्टिक आर्थराइटिस है या फिर हेमरेजिक है, ठीक है। उसमें आप तीन चीज़ें देखते हैं, आप उनका WBC काउंट देखते हैं, उसका कलर और उसकी विस्कोसिटी देखते हैं। सो WBC काउंट अगर 150 से कम है और स्ट्रॉ कलर का या कलरलेस है और इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, दैट मीन्स कि इट इज़ अ नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, अब चेंजेस हैं लेकिन वो नॉन इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं है, नॉन इन्फ्लेमेशन की वजह से है। फॉर एग्जांपल कोई जो है वो ट्रॉमा हो गया, या कोई जो है वो गाउट हो गया, सो दीज आर नॉट नॉन इन्फ्लेमेटरी। सो उसमें लेस देन 3000 इसका WBC काउंट होता है फ्लूइड का, और येलो कलर का फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर या येलो कलर का होता है, और इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, ठीक है। जबकि इन्फ्लेमेटरी में आप देखेंगे WBC काउंट बहुत हाई होता है कि 3000 से ज़्यादा होगा, येलो कलर का होगा, और इसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई है, लो हो गई है। जबकि अगर सेप्टिक फ्लूइड है या पुरुलेंट फ्लूइड है, सो उसमें क्योंकि सारी पस होगी तो WBC काउंट 50,000 से ज़्यादा होगा। फ्रैंक पस या पस जो है वो मिक्स्ड विद दी ब्लड और फ्लूइड वो आएगी, और इसकी विस्कोसिटी वेरिएबल होती है, ठीक है ना। हेमरेजिक जो है वो उसका जो WBC काउंट है वो वही होगा जो कि उस पेशेंट के ब्लड का होगा, यानी आप उसका पेशेंट का ब्लड भी लेंगे और साथ में उसका वो, सो WBC काउंट वही होगा जो ब्लड का होगा, और इसका कलर जो है वो रेड होगा, ठीक है ना। और इसी तरह लो इसकी विस्कोसिटी होगी। सो दिस इज दी डिटेल इन डिटेल कि जो नॉर्मल है उसमें क्लियर येलो, हाई विस्कोसिटी, फ्यू WBCs, और बायोकेमिस्ट्री उसकी वही होगी जो कि प्लाज्मा की होगी। सेप्टिक आर्थराइटिस में मोर देन 50,000। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लूकोज लेवल जो है, जो आपका जो फ्लूइड है उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो हाँ लो होगा उसमें, ठीक है। ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस में काउंट जो है वो 2000 से ज़्यादा होगा, लेकिन टर्बिड होगा और ग्लूकोज उसमें भी लो होगा, ठीक है। कल्चर जो है वो इन दोनों में पॉजिटिव आएगा, इसमें AFP कल्चर आएगा और इसमें बैक्टीरियल कल्चर आएगा। जबकि रूमाटाइड, गाउट, सूडोगाइट, ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसी में भी कल्चर पॉजिटिव नहीं आता। जो गाउट है, रूमाटाइड में क्या होगा कि क्लाउडी है, 2000 के करीब जो है वो इसके सेल्स होंगे, हिस्ट्री होगी रूमाटाइड आर्थराइटिस की। गाउट में आपको जो डेफिनेट चीज़ है वो यूरिएट नॉन बाई रिफ्रिंजेंट जो है वो क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। और इसी तरह सूडो गाउट में पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स जो हैं वो नज़र आएंगी, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेस देन 2000 होता है, और सम टाइम जो है वो आपको क्रिस्टल्स उसमें भी नजर आ सकते हैं, सही। नाउ व्हाट इज दी अप्लाई करने के लिए सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ द, आपको वॉशर क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ता है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेम्परेचर शुड बी मोर देन
38.5 WBC काउंट जो है 12 से ज्यादा, यानी ये हम ब्लड की बात कर रहे हैं, टेलने फिरने में उसको मसला हुआ है और जो कि हमने इसमें आपको बताया है, तो एडल्ट्स में ये इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, राइट, बट इट वाज जस्ट द वे कि कॉशर क्राइटेरिया क्या होता है, राइट। अच्छा, अब ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने? सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि आप एस्पिरेट करें जॉइंट को और एग्जामिन करें फ्लूइड को, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपने फ्लूइड जब एग्जामिन किया, आपको ग्राम स्टेन का पता चल गया, सो आपने उसके मुताबिक उसकी एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर जो जनरल स्पोर्टिव केयर है उसमें आपने उसको पेन किलर्स देने हैं, उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देना अगर वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है, या इवन सेप्सिस अगर उसको डेवलप हो रहा है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, स्प्लिंट कर देना है, यानी कि वो जो जॉइंट है उसको उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। नी जॉइंट है तो आप उसे स्प्लिंट लगा दें, और इसी तरह एंकल जॉइंट है तो आप उसको एंकल सपोर्ट लगा दें ताकि मिनिमल मूवमेंट हो और पेन ना हो पेशेंट। अब एंटीबायोटिक्स जो न्यूनेट्स और इन्फोन में पेनिसिलिन आप देते हैं, और थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सो दीज आर दी एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स। चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ टू प्यूबर्टी जो है उनको भी आप यही रेजिमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। जो ओल्डर टीनेजर्स और एडल्ट्स हैं उसमें आप और few Fusidic acid एंड थर्ड जनरेशन आप जो है वो ओरल पे शिफ्ट होते हैं, एंड वी गिव ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर 3 वीक्स। ये एक सेप्टिक आर्थराइटिस पेशेंट के एक्सपेक्टेड और है, बट आई थिंक के लिए इम्पोर्टेंट मैंने dislocation of the joint. Okay, so you can have the dislocation of the joint. इस तरह कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो सकता है, यू मे लीड टू आइदर फाइब्रोसिस और बोनी इनकालोसिस। In adult, partial destruction of the joint will result in secondary osteoarthritis. Osteoarthritis old age की disease है, लेकिन जब ये septic arthritis होता है तो early मेटाफिसिस इन्वॉल्व होते हैं, जो बोन की ग्रोथ जिस है वो बंदे की जो है वो कार्टिलाइज डिफॉर्मिटी या शॉर्टनिंग ऑफ बोन, तो ऑल